Today's lecture is neuroleptic. Neuroleptic, also known as antipsychotic drugs. Antipsychotic drugs और इसको हम मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं. ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक ड्रग, ठीक है, और या तो एंटी सीजोफेनिक ड्रग जो सीजोफेनिया के लिए यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, उसको मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं. ठीक है, ओके. तो आज के लेक्चर में हम करेंगे, हम रिकॉल करेंगे साइकोसिस की डेफिनेशन और रिकॉल करेंगे डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ साइकोसिस कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है. ठीक है, क्लासिफाई एंटी साइकोटिक ड्रग. ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट से हो रहा है, मे बी ड्यू टू केमिकल क्लासिफिकेशन है, टिपिकल और एटिपिकल है, और पोटेंसी वाइज है, लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी है. ठीक है, इसके अलावा हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक करते हैं और वो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, और किस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं. जस्ट लाइक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है उनके मल्टीपल रिसेप्टर्स में इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टिपिकल और एटिपिकल के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे और उनका मेजर जो एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट्स है जो टिपिकल और एटिपिकल के हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज साइकोसिस. ठीक है, साइकोसिस जो है वो सिम्टम्स है. ठीक है, जो सीरियस मेंटल इलनेस में होती है, जैसे शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है. ठीक है, तो साइकोसिस जस्ट सिम्टम्स. ठीक है, जो मुख्तलिफ जो डिफरेंट सीरियस मेंटल इलनेस जैसे शिजोफ्रेनिया में है या अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, उनमें मिलता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स जो है प्रेजेंट विद लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी से कांटेक्ट लॉस हो चुका होता है, हेलुसिनेशंस हो रही होती है, डिलूशंस हो रही होती है. ठीक है, पैरानॉइड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं पेशेंट्स को. ठीक है, और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है वो शिजोफ्रेनिया है. ठीक है, शिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि जेनेटिक बैकग्राउंड होता है. ठीक है, जेनेटिक बैकग्राउंड अलोंग विद इन्वायरमेंटल या सोशल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसको फर्दर एनहांस करती है एंड देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी को फर्दर प्रोग्रेस करवाती है. ठीक है, अच्छा, उसमें भी वही होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस वाले सिम्टम्स, डिल्यूजन्स मिलते हैं, हेलुसिनेशंस मिलते हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस मिल सकती है. ठीक है, और उसमें जो पेशेंट जो प्रेजेंट करता है आइदर प्रेजेंट विद पॉजिटिव सिम्टम्स और आइदर प्रेजेंट विद नेगेटिव सिम्टम्स. ठीक है, उसमें दोनों सिम्टम्स पेशेंट्स में एक ही पेशेंट में मिल सकती है. और अक्यूट फेज में, अक्यूट एपिसोड में मोस्टली शिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स मिलते हैं. ठीक है, अक्यूट फेज में मोस्टली पॉजिटिव सिम्टम्स मिलते हैं. तो व्हाट आर पॉजिटिव सिम्टम्स आर डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, एजिटेशंस. ठीक है, और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर मिलता है, स्लीप डिसऑर्गेनाइज मिलती है, स्पीच डिसऑर्गेनाइज मिलती है. नेगेटिव सिम्टम्स मीन्स कि वो अपने बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, सोशल आइसोलेशन होती है, कोई इमोशन शो नहीं कर रहा होता, लैक ऑफ एनर्जी होती है पेशेंट में, इंटरेस्ट किसी चीज पे शो नहीं कर पा रहा होता, कंसंट्रेशन एक चीज पे, किसी भी चीज पे वो कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, ऑर्गेनाइज चीजों को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा होता. दीज आर नेगेटिव सिम्टम्स. ठीक है, अच्छा, तो डोपामिन हाइपोथेसिस क्या है शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस की, कि जस्ट लाइक जैसे डिप्रेशन की थ्योरी क्या थी डोपामिन की, कि अगर हमारे पास मोनोअमाइंस जो है वो कम होंगी, मोनोअमाइंस में हमारे पास डोपामिन भी है, सेरोटोनिन भी है और नॉन एड्रेनालिन भी है, अगर वो कम होंगे सो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करेगा. बट इन शिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन जो थ्योरी है वो डोपामिन थ्योरी है. दैट मीन्स के इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डोपामिनर्जिक जो है फाइबर्स या सिस्टम तो लीड्स टू शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस सिम्टम्स करवाएगा. ठीक है, अच्छा, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मेन एम क्या होगा कि हमने जो है डोपामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करवाएंगे बाय गिविंग, जो उनका एक्शन क्या होगा कि स्पेशली G2 रिसेप्टर्स है जो मेसोलिम्बिक सिस्टम में है, उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम ड्रग्स देते हैं. जो मोस्टली आपके पास जो साइकोसिस सिम्टम्स आते हैं जो कंट्रोल करता है वो मेसोलिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें D2 रिसेप्टर्स होते हैं. तो हमारे पास जो मेन एम होगा न्यूरोलेप्टिक या एंटीसाइकोटिक का कि वो ब्लॉक करवाए डोपामिन रिसेप्टर एट मेसोलिम्बिक सिस्टम.
इवन ऐसी जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होती हैं, तो वो वाली ड्रग्स होती हैं जो मीजोलिम्बिक सिस्टम में डोपामीन लेवल्स को इंक्रीज करवाती है। जो हम पार्किंसन ड्रग्स देते हैं ना, एंटी पार्किंसन की ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स आती हैं, वो मोस्टली मीजोलिम्बिक सिस्टम में आपके डोपामीन लेवल्स को इंक्रीज करवा के लीड्स टू साइकोसिस। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी उन पेशेंट्स पे मिल सकता है। इवन डोपामीन जो जो वहां पे लेवल्स को इंक्रीज करवाते हैं, तो मोस्टली वो आपके करवा सकता है। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि हमने मीजोलिम्बिक सिस्टम में डोपामीन लेवल्स को कम करवाना है या तो डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाना है। ठीक है, अच्छा, एक और थ्योरी है जो कम थ्योरी आजकल एक न्यू थ्योरी है, लेकिन वो कम आजकल वो होती है, एक्सेप्ट होती है, कि सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अपार्ट फ्रॉम डोपामीन के डोपामीन लेवल्स इंक्रीज होती है एंड एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लीड्स टू शिज़ोफ्रेनिया। तो एक और थ्योरी है कि सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, यानी कि अगर सेरोटोनिन स्टिमुलेशन होगी रिसेप्टर्स की, दैट लीड्स टू हेलुसिनेशन। जो हेलुसिनेशंस के जो सिम्टम्स होते हैं ना शिज़ोफ्रेनिया में, वो मिल सकते हैं। तो हमारे पास दो एम हो गए, या तो हमने डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाना है, या तो अगर हेलुसिनेशंस मोस्ट कॉमन है तो उसमें हमने, अगर इवन नेगेटिव सिम्टम्स हमारे पेशेंट्स में ज्यादा मिलते हैं, तो हमने सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाना है। ठीक है, और मोस्टली हमारे पास जो एटिपिकल ड्रग्स है, जो नीवर कंपाउंड है, वो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाती है। मोस्टली टिपिकल और एटिपिकल जो है वो दोनों डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करवाएंगी, बट सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इज ओनली ब्लॉक्ड बाय एटिपिकल ड्रग्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो एंटीसाइकोटिक्स आर आल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक और मेजर ट्रैंक्विलाइजर, और जो उसका मेजर काम क्या है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस बाय ब्लॉकिंग दी आइदर डोपामीन रिसेप्टर्स और आइदर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, और बोथ। ठीक है, अच्छा, एंटीसाइकोटिक शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस अगर मेंटल इलनेस पेशेंट्स में है, तो वो लाइफ टाइम है। हमारे पास जो भी ड्रग्स हैं एंटीसाइकोटिक, वो जस्ट सपोर्टिव मैनेजमेंट के लिए यूज होगी। ठीक है, वो सब क्रॉनिक स्टेट और अक्यूट स्टेट को ट्रीट करवाने के लिए है, यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगी। ठीक है, अक्यूट फेज एंड क्रॉनिक फेज को ट्रीट करवाएगी, बट शिज़ोफ्रेनिया या और भी साइकोटिक ड्रग्स जो डिजीजेस हैं, वो लाइफ टाइम, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होती रहेगी पेशेंट्स पे। ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग जो है, वो जो है आपको क्योर नहीं करेगा पेशेंट्स को। ठीक है, वो क्योर नहीं करेगा, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगी। अच्छा, तो हमारे पास जनरल व्यू क्या है कि फार्माकोलॉजिकली दे आर डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मोस्टली, ठीक है, एंड मे बी सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हमारे पास एटिपिकल या न्यूवर कंपाउंड्स है। ठीक है, तो मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, यानी कि स्ट्रांगली ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट पोस्ट सिनेप्टिक D2 रिसेप्टर्स, या ब्लॉक NMDA रिसेप्टर्स, या स्टिमुलेट द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। ए स्ट्रांगली ब्लॉक करेगा D2 रिसेप्टर्स को। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो मोस्टली हमारे पास जो डोपामीन रिसेप्टर्स है, ये आपको पता है कि 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, D1, D2, D3, D4, D5। तो मोस्टली हमारा एम कहाँ है, मीजोलिम्बिक सिस्टम में जो D2 रिसेप्टर है, उसका मेन टारगेट हमने बनाना है। और बोथ फर्स्ट जनरेशन जो टिपिकल है और सेकंड जनरेशन एटिपिकल है, बोथ इन्हीं रिसेप्टर्स को D2 रिसेप्टर्स एट मीजोलिम्बिक सिस्टम में ही टारगेट करेगी। ठीक है, अच्छा, दोनों में एक और डिफरेंस है कि हमारे पास जो टिपिकल है वो मोर एडवर्स इफेक्ट्स करेगी एज कंपेयर टू एटिपिकल। वो क्यों, वो मेजर डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, वो वहां पे जाके टाइटली बाउंड करेगी D2 रिसेप्टर्स में। ठीक है, वो टाइटली बाउंड करेगी, ये बात याद रखिएगा, वो टाइटली बाउंड करेगी D2 रिसेप्टर्स में। स्पेशली जो हाई पोटेंसी ड्रग्स है, हेलोपेरिडोल, वो ज्यादा बाइंड करेगी, स्ट्रांगली बाइंड करेगी। तो उसमें ओवरडोजेस में रिस्क फैक्टर्स या एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। वो मैं आगे बताती हूँ कि कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स है। और जो हमारे पास एटिपिकल है, एटिपिकल ड्रग जो है वो हिट एंड रन मैकेनिज्म करेगी, यानी कि आपके पास बाइंड करेगी, लूजली बाइंड करेगी, ब्लॉक करवाएगी, हमारे पास जो सिम्टम्स है वो ऑफ हो जाएंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो मल्टीपल इफेक्ट्स, यानी कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा के हमारे पास सिम्टम्स को कंट्रोल रखेगी। सो हमारे पास इसमें जो अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स है ना, जो हमारे पास टिपिकल में मिल रहे थे, वो यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन से
साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, डोपामिन के जो सिम्टम जो मेजर पाथवे होते हैं ना डोपामिन रिसेप्टर्स, जो D2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज की वजह से कहाँ कहाँ पे वो ब्लॉक करवा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब 4 मेजर जो है वो सिस्टम है। मीजोलिम्बिक सिस्टम है, नाइग्रोस्ट्राइडल सिस्टम है, मीजोकॉर्टिकल है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर है, ठीक है। अब सबसे पहले मीजोलिम्बिक सिस्टम, ठीक है। मीजोलिम्बिक सिस्टम इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, ठीक है। तो मेजर ड्रग्स का टारगेट जो है कि D2 रिसेप्टर और मीजोलिम्बिक सिस्टम जो है हमने ब्लॉक करवाएंगे। सो हमारे पास जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, पॉजिटिव सिम्टम्स यानी कि हेलुसिनेशन है, डिलूजन्स है, ठीक है, पैरानॉइड सिम्टम्स है, वो जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर्स एट मीजोलिम्बिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे। नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे क्या करेगा कि मोस्टली वो क्या करते हैं, हमारे पास जो पर्पसफुल मूवमेंट्स जो होती है ना, वो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो बेसल गैंग्लियन और सबस्टेंशिया नाइग्रा का कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर D2 रिसेप्टर्स वहां पे भी मौजूद है, अगर हमारे पास स्ट्रांगली D2 रिसेप्टर और नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने टिपिकल D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया, उसने मीजोलिम्बिक में भी स्ट्रांगली ब्लॉक करवा दिया, नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे में भी ब्लॉक करवा दिया, सो पेशेंट में क्या हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, यानी कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स उन पेशेंट्स में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब एटिपिकल में एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के चांसेस कम होते हैं, व्हाई, बिकॉज वो D2 रिसेप्टर में हिट एंड रन इफेक्ट्स रख रहा है, वो D2 रिसेप्टर में हिट एंड रन इफेक्ट्स रख रहा है। हिट एंड रन इफेक्ट्स रखता है मींस कि वो स्ट्रांगली उसे ब्लॉक नहीं कर रहा, वहां से हटके फिर आके वहां से चला जाता है, तो आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि मीजोलिम्बिक सिस्टम में उसने साइकोसिस को तो रिजॉल्व करवा दिया, लेकिन D2 रिसेप्टर सिर्फ वहां पे तो नहीं मौजूद है, हमारे पास पेरिफेरी में भी है और इवन हमारे पास CNS की दूसरी सिस्टम में भी है, ठीक है। तो नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे में ब्लॉक करवा के वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स करवाएगा या पार्किंसन सिम्टम्स करवाएगा। अब है ट्यूबरो इनफेंडिबुलर पाथवे, ठीक है। प्रोलैक्टिन की रिलीज भी हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस और इनफेंडिबुलर रीजन का जो कनेक्शन होता है ना, उसपे डोपामीन जो है वो हमारे पास चेक एंड बैलेंस रखता है प्रोलैक्टिन लेवल्स को, यानी कि वो इनहिबिटरी, डोपामीन जो है नॉर्मली इनहिबिटरी इफेक्ट्स रखता है प्रोलैक्टिन लेवल्स को। अब हमारे पास D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया, स्पेशली टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो उसने इस पाथवे में भी, ठीक है, हाइपोथैलेमस और इनफेंडिबुलर रीजन का जो पाथवे है इसमें भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा दिया, सो इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स। प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होंगे तो मेल पेशेंट में गायनोकोमेट्रिया, ग्लैक्टोरिया वगैरह फीमेल वगैरह में मिल सकता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज होंगे तो उसके रिलेटेड हमारे पास अगर फीमेल पेशेंट है एमेनोरिया और डिफरेंट साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके पास थेराप्यूटिक इफेक्ट किस वजह से आ रहा था, बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर एट मीजोलिम्बिक सिस्टम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो आ रहे थे एक्स्ट्रा पैरामिडल जो सिम्टम्स है या इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स की वजह से जो गायनोकोमेट्रिया हो रहा है और एमेनोरिया हो रहा है, ग्लैक्टोरिया हो रहा है, ठीक है, वो आ रहा है बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर और ट्यूबुलो इनफेंडिबुलर पाथवे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही बेटा, क्योंकि साइनम से जो आपके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे ना, आपको उसको बेसिक आपने रिकॉल कर पाओगे कि किस वजह से आ रहा है। अब मीजोकॉर्टिकल पाथवे है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स करवाता है, वो कॉग्निटिव सिम्टम्स करवाता है। मोस्टली बोलते हैं कि मीजोकॉर्टिकल पाथवे में डिक्रीज फंक्शन ऑफ मीजोकॉर्टिकल पाथवे यूजुअली लीड्स टू नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स में है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर मैंने उसमें टिपिकल वाली ड्रग्स दे दी तो हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स मोस्टली जस्ट लाइक डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, क्योंकि इसमें हाइपो फंक्शन ऑफ डोपामीन हो रहा होगा। तो अगर मैंने उसी पेशेंट्स में शिज़ोफ्रेनिया की फेजेस होती है ना, तो उसमें अगर नेगेटिव सिम्टम्स में मैंने वो दे दिया, दूसरे हाइपोथेसिस तो सेरोटोनिन वाली भी है वो जो नेगेटिव सिम्टम्स करवा रही है, ठीक है। अभी जो है मैंने उसमें टिपिकल वाली ड्रग्स दे दी तो नेगेटिव सिम्टम्स विल बी इंक्रीजेस। सो इन केस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स या कॉग्निटिव सिम्टम्स पेशेंट्स में ज्यादा है, उन केसेस में मैं एटिपिकल ड्रग्स को ऊपर रखूंगी, ठीक है, एटिपिकल ड्रग्स को
मैं सुपीरियर रखूंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब पार्किंसन सिम्टम्स या एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा। जो कॉग्निटिव सिम्टम्स, एक तो आपको मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल और ट्यूबुलोइनफेंडिबुलर, ये 4 पाथवे, ठीक है। उस पे जो लास्ट पाथवे जो है ना, मीजोकॉर्टिकल पाथवे, उसमें हाइपो फंक्शन ऑफ मीजोकॉर्टिकल पाथवे लीड्स टू, यानी कि हाइपो फंक्शन ऑफ डोपामीन एट मीजोकॉर्टिकल पाथवे लीड्स टू नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी हमने ये भी बनाई है कि सेरोटोनिन लेवल्स का एक्टिविटी वहां पे इंक्रीज होके भी वो नेगेटिव सिम्टम्स करती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसी ड्रग्स देनी है जो डोपामीन में तो कम इफेक्ट्स रखे, लेकिन सेरोटोनिन को ब्लॉक करवा के हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स को रिजॉल्व करवा दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिपिकल वाली ड्रग्स नहीं देंगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से, क्योंकि टिपिकल जो है वो स्ट्रांगली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के नेगेटिव सिम्टम्स को और फर्दर एनहांस करवा देगा। ठीक है, अच्छा ये है पार्किंसन एंड टर्टेटिव डिस्काइनेसिया, यानी कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर इन विच सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड ए। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने पूछा कि साइकोसिस सिम्टम्स अगर रिजॉल्व हो रहे हैं तो किस वजह से रिजॉल्व हो रहे हैं, एंटीएमेटिक इफेक्ट्स मिल रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज हो रहा है, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्लासिफिकेशन आर एंटीसाइकोटिक आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू टिपिकल और एटिपिकल ड्रग्स। ठीक है, टिपिकल और एटिपिकल ड्रग्स। ठीक है, अच्छा एटिपिकल जो टिपिकल ड्रग्स है उसको हम पोटेंसी वाइज यानी कि उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि वो लो पोटेंसी है या हाई पोटेंसी ड्रग्स है। ठीक है, अच्छा और फर्दर हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकली क्लासिफिकेशंस है, फिनोथाइजाइन, आपके थायोजेंथाइन्स एंड ब्यूटाइरोफेनॉल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा जो टिपिकल है वो फर्दर डिवाइडेड होती है फिनोथाइजीन डेरिवेटिव्स, ब्यूटाइरोफेनॉल्स एंड थायोजेंथीन्स डेरिवेटिव एंड अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ना। अच्छा फिनोथाइजीन प्रोटोटाइप ड्रग्स है। ठीक है, उसमें भी हमने फर्दर उसको डिवाइड किया एलिफेटिक, पाइपरिडीन एंड पाइपरिजीन डेरिवेटिव। ठीक है, एलिफेटिक, पाइपरिडीन एंड पाइपरिजीन डेरिवेटिव्स। उसमें जो एलिफेटिक में जो क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है, बेशक ये लो पोटेंसी ड्रग है बट ये जो प्रोटोटाइप ड्रग है, एलिफेटिक ड्रग है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप ड्रग है। ठीक है, पाइपरिडीन डेरिवेटिव में थायोराइडिजीन आ जाएगा और पाइपरिजीन जैसे नाम से ही जाएगा ट्राइफ्लोपेराजीन आएगा और फ्लोफेनाजीन आएगा। ब्यूटाइरोफेनॉल डेरिवेटिव्स में हेलोपेरिडोल, एल्डोपेरिडोल होगा। ब्यूटाइरोफेनॉल डेरिवेटिव्स आर मोर जो है मोर पोटेंट ड्रग्स है, तो मोर पोटेंट ड्रग है तो इसमें ब्यूटाइरोफेनॉल्स डेरिवेटिव्स में साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा एटिपिकल ड्रग्स आर फर्दर डिवाइडेड, आपके केमिकली हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसपे क्लोंजबीन आता है, ओलेंजापीन आता है, राइसपेरिडोन आता है, ठीक है, जिप्राजिडोन आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये केमिकल क्लासिफिकेशन मुश्किल लग रही है, तो आप पोटेंसी वाइज भी याद कर सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। फिनोथायाजीन मैंने बताया है कि वो प्रोटोटाइप ड्रग है, और उसमें प्रोटोटाइप ड्रग कौन सी है, सी, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, फिनोथायाजीन में जो ड्रग है वो क्लोरप्रोमाजीन है। वेरी गुड, एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्यूटाइरोफेनॉल आर जो है याद रखिएगा उसमें मोर पोटेंट ड्रग है, हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल। ठीक है, वो ए ड्रग। वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको पीछे वाली क्लासिफिकेशन मुश्किल लग रही है तो आप पोटेंसी वाइज जो लिपिन पॉट में दी हुई है आप सिंपल ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपने एग्जामिनर को शो करवाना है कि हाँ मुझे याद है। ठीक है, आपने टिपिकल न्यूरोलेप्टिक है, एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक है, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक आप फर्दर डिवाइडेड इनटू लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। ठीक है, अच्छा लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी ड्रग्स। तो हाई पोटेंसी ड्रग्स में हमारे पास पाइपेरिजीन डेरिवेटिव आएगा, फिनोथाइजीन में से जो एलिफेटिक, पाइपेरिजीन और पाइपेरिडीन डेरिवेटिव थी ना, तो उसमें फिनोथाइजीन की पाइपेरिजीन डेरिवेटिव्स आएगी हाई पोटेंसी ड्रग्स में, एंड ब्यूटाइरोफेनॉल्स डेरिवेटिव्स आएगी। अब इसमें याद रखिएगा टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो हाई पोटेंट ड्रग्स है, जो पाइपेरिजीन डेरिवेटिव है, ब्यूटाइरोफेनॉल्स है, उसमें एक्स्ट्रा पायरामिडल रिएक्शंस के चांसेस तो ज्यादा होते हैं, बट इसमें जो
ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी जो आपके पास लो पोटेंसी ड्रग्स में ज्यादा है वो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये आपका ज्यादा टाइटली बाउंड कर जाएगा D2 रिसेप्टर्स को, आपके साइकोसिस को भी रिजॉल्व कर देगा एट लो डोजेस में भी, और आराम से आपके पास D2 रिसेप्टर्स ओवर दी मतलब चारों सिस्टम में ब्लॉक करवा के आपका करवा सकता है एडवर्स इफेक्ट्स और थेरापेटिक इफेक्ट। बट इसमें क्योंकि हम लो डोज दे रहे हैं, हाई पोटेंट ड्रग है, तो ये अननेसेसरी जो साइड इफेक्ट्स है ना एंटीसाइकोटिक के अदर के वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा रहा है, अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा रहा है, तो वो अनस्टेबिलिटी जो है वो हाई पोटेंट ड्रग्स को नहीं मिलती एज कम्पेयर टू लो पोटेंट ड्रग, क्योंकि लो पोटेंट ड्रग जो है बेशक लेस लाइकली टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पायरामीटर रिएक्शंस, क्योंकि वो ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता जैसे हाई पोटेंट ड्रग की, बट ये जो है आपके पास स्टिमुलिन रिसेप्टर्स एंड अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के सेडेशन एंड पोस्टरल हाइपोटेंशन के चांसेस ज्यादा करवा सकता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि हेलोपेरिडोल या हायर जो पोटेंट कंपाउंड है उसमें मोटर डिसऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लो जो पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये तो टिपिकल होगी थी पोटेंसी और लो पोटेंसी। एटिपिकल वाली ड्रग्स हैं मोस्टली जो है इसका हिट एंड रन इफेक्ट्स है, तो हम सिर्फ रेजिस्टेंट पेशेंट्स में जिसमें टिपिकल काम नहीं कर रहा होता या नेगेटिव सिम्टम्स जिसमें ज्यादा होते हैं उन पेशेंट्स पे हम करेंगे। इनिशियल चॉइस उसमें हमने फर्स्ट जो है हमने टिपिकल ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एटिपिकल में क्योंकि हिट एंड रन इफेक्ट्स रख रहा है D2 रिसेप्टर्स में, तो लेस चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा पायरामीटर रिएक्शंस, बट atypical antipsychotic are mostly associated with metabolic side effects such as आपके पास डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज करवा सकता है, वेट गेन करवा सकता है बिकॉज ऑफ स्टिमुलिन रिसेप्टर्स ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक आर मोस्टली एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और टिपिकल एंटीसाइकोटिक आर मोस्टली एसोसिएटेड विद जो आपके CNS रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है, एक्स्ट्रा पायरामीटर साइड इफेक्ट्स है, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा है, वो साइड इफेक्ट्स उनमें ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, एटिपिकल में एक ड्रग होती है राइसपेरिडोन, ठीक है। राइसपेरिडोन में जो है आपके पास एज कंपेयर टू अदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मोर चांसेस होते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स के और हाइपरप्रोलैक्टिन होने, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, डिफरेंस एक तो ये हो गया कि वो हिट एंड रन इफेक्ट रख रहा है एटिपिकल वाला, और ये टाइटली बाउंड कर रहा है D2 रिसेप्टर्स टिपिकल वाले, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास एटिपिकल वाले जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है, जो हमारी टिपिकल रिसेप्टर्स वाले जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो नहीं ब्लॉक करवाते, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया, सही है। और एटिपिकल वाले मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया भी देते हैं और रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछे एनी इनलिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस ऑफ एंटीसाइकोटिक, तो फर्स्ट आपने बताना होगा कि रिसेप्टर ब्लॉकेज का डिफरेंस, कि क्लासिकल या टिपिकल ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर्स को, एटिपिकल ब्लॉक करता है वीकली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाता है, बट स्ट्रांगली वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाता है, ठीक है। क्लासिकल या टिपिकल में एक्स्ट्रा पैरामिटल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं एंड हाइपरप्रोलैक्टिनोमा ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर्स। बेटा एटिपिकल जो है उसका मैंने बताया था कि पावरफुल एक्शन है ना, पॉजिटिव सिम्टम्स अक्यूट फेज में हमारे पास आए हैं, और पॉजिटिव सिम्टम्स में पेशेंट अपने आप को या सराउंडिंग पेशेंट्स को नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो हमने जो है अक्यूट फेज में क्लासिकल को ही टिपिकल को ही रखना है ऊपर, टिपिकल को और जो हायर पोटेंट है ना ड्रग्स उसको ऊपर रखना है, वो इस वजह से भी क्योंकि आपके पास अक्यूट फेज है, हमने पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा है, तो और मैंने अक्यूटली जल्दी से मोर पोटेंट कंपाउंड होगी जो स्ट्रांगली बाइंड करके D2 रिसेप्टर एट मीजोलिम्बिक सिस्टम में ब्लॉक करवा के हमारे पास सिम्टम्स को रिजॉल्व करवा दें, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट चॉइस रखनी है टिपिकल वाले को फॉर अक्यूट केसेस में, क्योंकि हायर पोटेंट कंपाउंड है, स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है, और जो हमारे पास हायर पोटेंट है उसमें जो चांसेस है वो कम होते हैं साइड इफेक्ट्स के। अच्छा, एटिपिकल ड्रग जो है वो हिट एंड रन अफेक्ट करेगा, मीजोलिम्बिक सिस्टम में बाइंड करेगा और अपना काम करके हट जाएगा वहां से,
और जो अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स जो टिपिकल में मिल रहे हैं ना, वो चीज हमें एटिपिकल में नहीं मिलेंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्ट्रांगली सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा रहे हैं, ठीक है। जो अदर हाइपोथेसिस थी ना हेलुसिनेशन की, पॉजिटिव सिम्टम्स की, उसको भी ब्लॉक करवा रहे हैं स्ट्रांगली। तो हमारे पास अगर वीकली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा रहा है तो स्ट्रांगली सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के हमारे पास अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स नहीं करवाएगा, जस्ट हमारे पास मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज्यादा करवाएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्टली टिपिकल वाले होता है अफेक्टेड अगेंस्ट पॉजिटिव सिम्टम्स, और एटिपिकल अफेक्टिव अगेंस्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, बोथ में हम दे सकते हैं, ठीक है। और इनमें एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। इसमें जो है हमारे पास मेटाबॉलिक डायबिटीज जो है वो साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज कर देगा पेशेंट्स में। इवन जो क्लोजापीन वाली डेरिवेटिव्स होती हैं जो एटिपिकल है, वो एग्रेनुलोसाइटोसिस भी करवाता है, ए प्लास्टिक एनीमिया की तरफ भी चला जाता है। और एटिपिकल वालों को जो और इतना सीवियर एग्रेनुलोसाइटोसिस कराता है विच मे बी फैटल, उन पेशेंट्स में हमने रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, जो अनदर ड्रॉबैक है सेकंड जनरेशन का, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है, जो बिटायरोफेनॉल डेरिवेटिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, बिटायरोफेनॉल डेरिवेटिव्स, वेरी गुड, हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी कि क्लोजापीन है। वैसे इसमें ना पीन पीन जो है ना वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन जनरल एडवांटेज देखा जाए जनरल एंटीसाइकोटिक का, तो आपने क्या बताएंगे कि लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स, ठीक है, लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं पहले ही बताया था कि जस्ट लाइक एंटी डिप्रेसेंट की तरह न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी, besides of their blocking effects of dopamine receptor or blocking effects of serotonin receptor, they also can block muscarinic receptor, alpha 1 adrenergic receptors and histamine receptors, ठीक है। और उसमें जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो मोस्टली ब्लॉक करवाएगा फिनोथायाजीन, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है ना, क्लोरप्रोमाजीन जो प्रोटोटाइप ड्रग्स है, वो मोस्टली ब्लॉक करवाएगा, ठीक है, पर्टिकुलरली। लेकिन ये हमारे पास जो एटिपिकल ड्रग्स है वो भी ब्लॉक करवा सकती है, ठीक है। कोलिनर्जिक में भी एटिपिकल और टिपिकल दोनों ब्लॉक करवा सकती है, लेकिन साइड इफेक्ट्स अगर मैं देखा जाऊं तो क्लोरप्रोमाजीन और थायरोइडिजीन में ज्यादा मिलेंगे। स्टेमिन में भी रिसेप्टर्स जो है वो दोनों टिपिकल और एटिपिकल दोनों ब्लॉक करवा सकती है, लेकिन क्लोरप्रोमाजीन एंड क्लोजापीन जो है वो मोस्टली ब्लॉक करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये तो आपके उसमें मैंने अभी पीछे बताया है, बी क्लोरप्रोमाजीन प्रोटोटाइप ड्रग है, अल्फा 1 ब्लॉकेज के चांसेस जो है इनमें पर्टिकुलरली ज्यादा होते हैं क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। पोर्शुअल हाइपरटेंशन अकर फ्रीक्वेंटली इन, अब इसमें मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन लिख दी है। पोर्शुअल हाइपरटेंशन अकर फ्रीक्वेंटली इन एलिफेटिक कंपाउंड्स जो क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है, जो क्लोरप्रोमाजीन है एलिफेटिक कंपाउंड्स, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि अल्फा ब्लॉकेज जो है मोस्टली क्लोरप्रोमाजीन जो है एलिफेटिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करवाएंगी, स्ट्रांगली ब्लॉक करवाएंगी D2 रिसेप्टर्स को, और उसमें जो है चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स ज्यादा होंगे, बिकॉज वो नाइट्रोस्टाइडल पाथवे में भी D2 रिसेप्टर को स्ट्रांगली ब्लॉक करवा के एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स करवाएगा। और ये मोस्ट इफेक्टिव ऑन पॉजिटिव सिम्टम्स देन दी नेगेटिव सिम्टम्स, वो भी मैं बता चुकी हूँ रीजन क्या है, ठीक है। ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज एक्टिविटी रखेगा मेसोलिम्बिक सिस्टम में, और आपके पास सेरोपेटिक इफेक्ट रखेगा, ठीक है। अच्छा, अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल न्यूरोलेप्टिक इफेक्ट्स मिलेगा बाय ब्लॉकिंग ऑफ D2 रिसेप्टर एट मेसोलिम्बिक पाथवे, ठीक है। एंटीएमेटिक इफेक्ट रखेगा बाय ब्लॉकिंग दी D2 रिसेप्टर ओवर दी कीमोरिसेप्टर CTZ जोन, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को भी ये ब्लॉक करवाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो सेंटर है उसको में भी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके आपके पास टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता उन पेशेंट्स में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एंटीएमेटिक D2 रिसेप्टर इफेक्ट्स है। अच्छा,
एक और चीज याद रखिएगा, क्लोरप्रोमजीन एट जो मोस्टली एट हायर डोजेस में लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स जस्ट लाइक प्रोकेन की तरह रखेगा, ठीक है, जस्ट लाइक मतलब प्रोकेन की तरह मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स रखेगा, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के अवर दी स्मॉल और मीडियम नर्व फाइबर्स में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स भी रखेगा। लेकिन हम इसको नहीं देंगे बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल जो आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स है, इस वजह से हम इसको नहीं देते और इसको क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड नहीं करते। एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा कि वही ब्लड विजन, मेडियासिस, ड्राई माउथ, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन करवाएगा। अब यूरिनरी रिटेंशन जो है वो एक इस वजह से भी करा रहा है, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स की वजह से भी करवा रहा है। दूसरा क्या है कि वो डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक जो एडीएच हार्मोन है ना, उसके भी लेवल्स को डिक्रीज करवा सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि यूरिन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज अगर हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे, बट आपके पास प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलैक्टिन लेवल विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होगा, जो ट्यूबुलर एंड फंडिबुलर सिस्टम में D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाएगा और लीड्स टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। अपार्ट फ्रॉम एडीएच लेवल्स को डिक्रीज करवा के ग्रोथ हार्मोन्स लेवल्स को भी डिक्रीज करवाता है, ठीक है। अब है अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से जो क्लोरप्रोमोबिजिन ज्यादा करवा रहा था, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा एंड इन रिस्पांस टू दैट रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट ऑफ आपके पास सेमीन रिसेप्टर्स होंगे तो हमारे पास सेडेशन एंड वेट गेन हो सकता है, ठीक है। और हाइपरप्रोलैक्टिनोमा की वजह से हमारे पास ग्लैक्टोरिया एंड गायनेकोमेशिया पेशेंट में मिल सकता है। अच्छा, ठीक है बेटा, एंटी डायरोटिक हार्मोन ना, एंटी डायरोटिक, ठीक है बेटा, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स के लेवल्स को, पीछे बच्चे ने कुछ पूछा था ना कि ये यूरिन वॉल्यूम एंटी डायरोटिक हार्मोन है ना, समझ में आया था बेटा, मेरा नाम भूल उसका ना, ठीक है। अच्छा, क्लोरप्रोमोजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन, कि मैं बता चुकी हूँ। ए डी कौन बोल रहा है बाबू? ये तो मतलब ये याद रखिएगा कि अदर हार्मोन्स को तो ये रिड्यूस करेगा, अदर हार्मोन्स को रिड्यूस करेगा, जस्ट याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डोपामीन जो है वो मोस्टली प्रोलैक्टिन मतलब नॉर्मली प्रोलैक्टिन लेवल्स को इनहिबिटर है ना डोपामीन, ठीक है। तो ये क्लोरप्रोमोजिन जो है D2 रिसेप्टर ब्लॉक करवा के ट्यूबुलर एंड फंडिबुलर पाथवे में प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इवन ग्रोथ हार्मोन्स के भी लेवल को डिक्रीज करता है और एडीएच हार्मोन्स के भी लेवल्स को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आंसर पीछे वाले का था ए, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग एक्शन ऑफ द क्लोरप्रोमोजिन आर नॉट बेस्ड ऑन इट, अच्छा कौन सा एक्शन जो है वो इसका एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से नहीं आता? हाइपोटेंसिव इफेक्ट्स, वेरी गुड बेटा कोला, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये क्यों आ रहा था? अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से, ये क्यों आ रहा था? अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं इसको, हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? A1 नहीं था बेटा, आंसर जो था बेटा मैं पीछे बता देती हूँ, आंसर जो है हाइपोटेंसिव है, ठीक है, जो नॉट ड्यू टू इट्स एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स ना, तो एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स तो ये तो अल्फा 1 ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से आ रहा था, ठीक है। अब थेरेपेटिक इफेक्ट्स है कि हमने शिजोफ्रेनिया में भी दे रहे हैं, इवन मैंने के स्टेज पे लिथियम के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग है क्योंकि ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के CTZ जोन में हमारे पास करवा सकता है एंटीएमेटिक इफेक्ट्स। ट्रंकुलाइजर है, मेजर ट्रंकुलाइजर है, रिलैक्स कर रहा है पेशेंट्स को, मेजर ट्रंकुलाइजर के तौर पे भी दे सकते हैं एजिटेटिव या एंजाइटी पेशेंट्स में, क्रॉनिक पेन पेरोराइटिस वगैरह में भी दे सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस को तौर पे बिटायरोफेनॉन देते हैं, ठीक है। एक चीज होती है न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया, न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया क्या है? व्हाट इज न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया? ये मेरे ख्याल से आपने जनरल एनेस्थीसिया में किया होगा,
न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बुटाइरोफेनॉन अलॉन्ग विद जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक फेंटेनिल, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया या न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक which is butyrophenols and narcotic agent which is fentanyl। वो मैं आगे स्लाइड में बताती हूँ, वो भी थेरापेटिक यूज में एक आ जाता है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि अल्फा 1 ब्लॉकेज की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाएगा, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी टेंशन, H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा के वेट गेन, आपके पास सेडेशन, ड्रोजीनेस वगैरह, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करवा के अपार्ट फ्रॉम एंटीसाइकोटिक थेरापेटिक इफेक्ट्स या हाइपरप्रोलेक्टिनोमा और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स करवाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आर वही पार्किंसन, सूडो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, यानी कि ट्रेमर है, ब्रेडिकार्डिनिया है, रिजिडिटी है, ठीक है, वो टर्टेटिव डिस्काइनेसिया होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो ड्रग्स रहेंगे उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास, क्योंकि D2 रिसेप्टर्स तो ब्लॉक है बाय एटिपिकल, आपके पास मोर पोटेंट तरीके से, क्योंकि वो वहां पे जाके बाइंड करके अपनी जगह बना ली उसको। इसमें मैं अगर डोपामीन लेवल्स को इंक्रीज करवाने के लिए डोपामीन एगोनिस्ट भी मैं चलो दे देती हूँ, ब्रोमोक्रिप्टिन भी मैं दे देती हूँ, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस केसेस में ड्रग इंड्यूस पार्किंसन में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है एंटीकोलिनर्जिक होगी, ताकि जो इम्बैलेंस आ रहा था ना, इनहिबिटरी और जो एक्साइटेटरी इम्बैलेंस था जैसे पार्किंसन में था, वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अगर D2 रिसेप्टर ब्लॉक है तो मैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी ब्लॉक करवा देती हूँ, क्योंकि वहां पे तो वो बैठ गया, वो आते से नहीं हटने वाले, वो तब्दीली के इंतजार में बैठ चुके हैं, तो वहां से नहीं हटेगा, तो हम तब्दीली का क्यों वेट करें, हम किसी और को भेज देते हैं, ठीक है, जो एंटीकोलिनर्जिक है, बेंस्ट्रोपिन है, ठीक है। हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करवाने के लिए ड्रग्स दे दी। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स जो दैट्स कॉज्ड बाय द टिपिकल एंटीसाइकोटिक कैन बी ट्रीट बाय एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सच एज बेंस्ट्रोपिन। तो उसमें कौन कौन से हमारे पास आते हैं, डिस्टोनिया, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स है, मोटर रेस्टलेसनेस है, टर्टेटिव डिस्काइनेसिया, वो सारे हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल रिडक्शन, ये अगर ये मैंने C1 लेवल्स, क्योंकि लेक्चर का टाइम कम होता है इस वजह से मैंने इसको C1 करके बताया है। तो कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, बेंस्ट्रोपिन, ठीक है। ये चीज समझ में आई बेटा? लीवोडोपा नहीं होगा बाबू, बेंस्ट्रोपिन होगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि लीवोडोपा अगर मैंने दे भी दिया तो वो डोपामीन वो तो बैठ गया ना, वो तब्दीली के इंतजार में, वो नहीं हट रहा, ठीक है। तो इट्स भी ठीक है बच्चा। अच्छा, अब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। अब इस पे क्या है कि न्यूरोलेप्टिक अगर हमने क्रोनिकली ब्लॉक करवा दिया, आपने एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स देके डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, तो सडन ड्रॉप इन सीरियस डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, तो मल्टीपल सिम्टम्स हमारे पास मिल सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स का जो एक साइन था ना, मस्कुलर रिजिडिटी, वो भी इस सिंड्रोम में डाल दो। जो हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करवा रहा था ना, वो भी इधर डाल दो, ठीक है। हमारे पास ऑल्टर मेंटल स्टेट थी, मेजो कॉर्टिकल पाथवे को जो डिस्टर्ब करवा के हो रहा था ना, वो भी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो एक सिंड्रोम होगा ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर बाय टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो उसमें मस्कुलर रिजिडिटी, वो फीवर के नाम से मस्कुलर रिजिडिटी, इंसेफेलोपैथी, कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे पास डिस्टर्ब हो चुके हैं, वाइटल्स अनस्टेबल है, बीपी भी हमारे पास पेशेंट्स में इंक्रीज मिल सकता है, रिजिडिटी ऑफ मसल्स मिल सकती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया वगैरह मिल सकता है, बीपी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिल सकता है, ठीक है। इन केसेस में, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक जो है वो आपके पास सिंड्रोम है, ठीक है। उसमें लाइफ आपके पास फीवर है, एन्सेफेलोपैथी है, वाइटल अनस्टेबल है, बीपी इंक्रीज है, पल्स इंक्रीज भी मिल सकती है, बीपी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिल सकती है, ठीक है। साइड इफेक्ट फिनोटाइप एसोसिएटेड विद, अच्छा एक ये सिम्टम्स दिए हुए, तो किस में आता है ये कंडीशन में, ये सिंड्रोम में आता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में, ठीक है। वही वाले जैसे फीवर है, मस्कुलर रिजिडिटी है, स्टूपर है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस क्या था? एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस क्या था कि हाइपरप्रोलेक्टिनोमा करवा रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लैक्टोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो,
एमेनोरिया, डिलेड मेंस्ट्रुएशन वगैरह मिल सकती है, और मैन में गैनोकोमेशिया, इम्पोटेंसी मिल सकती है। ठीक है, और एटिपिकल में मैंने बताया था कि एटिपिकल में राइस्पेरिडोन जो है वो मोस्टली करवाती है, क्योंकि हमारे पास एटिपिकल में जो हाइपरप्रोलैक्टिनोमा के चांसेस बिल्कुल नल होती है, बस अपार्ट फ्रॉम दैट राइस्पेरिडोन में ज्यादा होती है। अच्छा, एग्नोसाइटोसिस भी क्लोजापिन जो है ना एटिपिकल में ज्यादा होती है, टिपिकल में नहीं होती। एटिपिकल में आपके पास एग्नोसाइटोसिस के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, टटेटिव डिस्काइनेसिया होता है। टटेटिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है कि पेशेंट में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, इंक्लूडिंग लैटरल जॉ मूवमेंट्स एंड फ्लाई कैचिंग मूवमेंट ऑफ द टंग। ठीक है, फ्लाइंग कैचिंग मूवमेंट ऑफ द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि लॉन्ग टर्म हमने टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन पेशेंट्स पे दे दिया लॉन्ग टर्म। ठीक है, पहले रिसेप्टर्स बहुत कम थे, स्कैंटी से थे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म हमने ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर्स करवा दिया, दैट लीड्स टू अप रेगुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, ठीक है, अप रेगुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। तो इसमें क्या होगा, सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामीन रिसेप्टर, सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामीन रिसेप्टर विच लीड्स टू इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट में हमारे पास वही क्या है, लेटरल जॉ मूवमेंट होगी एंड फ्लाइंग कैचिंग मूवमेंट ऑफ द टंग होगी। इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसमें हमारे पास ड्यू टू क्रॉनिक ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर, ठीक है, तो हमारे पास अप रेगुलेशन ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स हो जाएंगे सेंट्रली, विच लीड टू इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, और इवन इसमें मैंने ड्रग स्टॉप भी कर दी, लेकिन हमारे पास तो ये हो रहा था अब रेगुलेशन या सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है। अब मैंने इसमें ड्रग स्टॉप भी कर दी, फिर भी ये सिम्टम्स जो है वो हमारे पास अप टू 3 मंथ्स तक रहेंगे। इवन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग जो है ये सिम्टम्स डिसअपेरेंस लेंगे, विद इन टाइम लेगा डिसअपेयर होने के लिए 3 मंथ्स। ठीक है, ये चीज समझ में आए। टटेटिव डिस्काइनेसिया का बेसिक पैथोफिजियोलॉजी नहीं आई, एक दफा फिर मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि हमारे पास लेटरल जो मोस्टली मिलती है कि इसमें अब डोपामीन सुपर सेंसिटिविटी मिल रही है। ठीक है, इसमें है डोपामीन की रिसेप्टर्स है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज मिल रही है टटेटिव डिस्काइनेसिया में, उसमें कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मिल रही है। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मिल रही है, उसमें आपके पास लेटरल जॉ मूवमेंट मिल रही है, फ्लाइंग कैचिंग मूवमेंट्स ऑफ द टंग मिल रहा है। उसमें क्या है कि क्रॉनिक ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर ओवर द CNS। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास CNS या NS में क्या होता है कि अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन होती है। जब मैंने क्रॉनिकली ब्लॉक करवा दिया तो डोपामीन रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के जो अप रेगुलेशन वाले रिसेप्टर्स हैं उस पर डोपामीन ज्यादा बाइंड करना शुरू कर देगी और इनवॉलंटरी मूवमेंट के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाएगा। जो नॉर्मल बैलेंस था वो लॉस हो जाएगा और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स उन पेशेंट्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इवन मैंने अप रेगुलेशन जो है वो 3 मंथ्स तक रहेगा, क्योंकि जो भी अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन होती है वो जेनेटिकली हो रही होती है, तो उसको भी रिजॉल्व होने में मंथ्स लग सकता है। जेनेटिकली डाउन रेगुलेशन वक्त के साथ साथ खुद होगी, जब बेशक मैंने उसमें ड्रग जो है उसमें स्टॉप भी करवा दी, तो इट टेक 3 मंथ्स टू रिजॉल्व। ठीक है, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट कैन अकर इवन लॉन्ग आफ्टर विड्रॉल ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग, यानी कि अगर मैंने एंटीसाइकोटिक ड्रग को स्टॉप भी करवा दिया फिर भी हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, व्हिच इज टटेटिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, टटेटिव डिस्काइनेसिया इज अ रिजल्ट ऑफ नहीं बेटा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या है कि बेशक वो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, बेशक वो न्यूरोट्रांसमीटर नेगेटिव है और एक्साइटिव ट्रांसमीटर एक्साइल कोई ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे पास D1 D2 रिसेप्टर्स भी है, और मतलब मोस्टली D2 रिसेप्टर्स का मोस्टली बोला जाता है कि बेशक वो इनहिबिटरी है, लेकिन एक बैलेंस जो है वो हमारे पास जो है वो रिजॉल्व मतलब वो डिस्टर्ब हो गए। तो लिटरली कुछ ही मतलब उसमें ना इनवॉलंटरी पर्पसलेस मूवमेंट की बात क्यों हो रही है, जस्ट बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट उन पेशेंट्स में मिल सकती है।
ठीक है, पर्पस फुल मूवमेंट और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स पे डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, वो जब मिलती है जब हमारे पास बैलेंस बिटवीन आपके पास बैलेंस बिटवीन डोपामीन और मस्करैनिक दोनों का डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। नहीं बेटा, इसमें फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा थोड़ा। बेटा आप इसमें क्या है कि इस पे डोपामीन के रिसेप्टर की सुपर सेंसिटिविटी हो रही है, यानी कि उसमें अप रेगुलेशन ऑफ डोपामिनर्जिक के लेवल्स का हो रहा है, अप रेगुलेशन ऑफ डोपामिनर्जिक लेवल्स हो रहे हैं। ठीक है, अप रेगुलेशन ऑफ डोपामिनर्जिक, सुपर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हो रही है। ठीक है, जैसे ये पिक्चर्स है ना, इसमें मैंने बताया ना कि अप रेगुलेशन क्रॉनिक ब्लॉकेज, अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन सीएनएस और एएनएस में होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आया। अच्छा, अब है न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया। न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया का कॉम्बिनेशन मैं बता चुकी हूँ, डोपेरिडोल या हेरोपेरिडोल अलोंग विद फेंटेनिल, यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक के साथ हम मिला के देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि अदर एटिपिकल ड्रग्स में हमारे पास थायोराइडिजीन जो है, आप पाइपरेजीन डेरिवेटिव्स होती हैं और दूसरी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो थायोराइडिजीन जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसमें ग्रेटर रिस्क ऑफ आई डैमेज इस और कार्डियक एरिथमियास की चांसेस इन पेशेंट्स पे ज्यादा होते हैं। अगर मैंने थायोराइडिजीन या जो टिपिकल मैं दूंगी, तो उन पेशेंट में आई डैमेज और कार्डियक एरिथमियास के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये पेशेंट में मैं अवॉइड करूंगी। ठीक है, अच्छा अब हाई पोटेंट में थे पाइपरिजीन डेरिवेटिव थी और हेलोपेरिडोल थी। तो पाइपरिजीन और हेलोपेरिडोल दोनों में हमारे पास ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कम होगी और ये मोर पोटेंट ड्रग होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर पोटेंट एंटीसाइकोटिक हैव मिनिमल सेडेटिव, और यानी कि H1 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज कम होगी, और ऑटोनॉमिक यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स और एम रिसेप्टर्स ब्लॉकेज की इफेक्ट्स कम होगी। तो वो कौन सी ड्रग होगी हमारे पास, या तो पाइपरिजीन डेरिवेटिव या बुटायरोफिनोल डेरिवेटिव होगी। तो इसमें हमारे पास सी है, वेरी गुड। ठीक है, उसमें है हमारे पास सी। एंटीसाइकोटिक ओकुलर टॉक्सिसिटी, थायोराइडिजीन के मैंने बारे में बताया था कि वो आई डैमेज करवाएगा एंड कार्डियक एरिथमियास करवाएगा, दैट्स व्हाई हम उसको अवॉइड करेंगे उन पेशेंट को। तो थायोराइडिजीन ही है उसका आंसर, वेरी गुड बेटा। अच्छा अच्छा, अब क्या है कि एल्डरली पेशेंट में बीपीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी हो जा सकते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। वो साइन ऑफ दी साइन आर द साइन ऑफ ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। उन केसेस में मैं कौन सी ड्रग प्रेफर करूंगी एज अ एंटीसाइकोटिक। बेटा मैंने बताया कि बीपीएच है एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, बीपीएच में क्या होता है कि यूरिनरी रिटेंशन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी आपके पास वैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं जो एंटी मस्करेनिक ड्रग दे दूंगी, जो आपके पास एटिपिकल में भी, थायोराइडिजीन में भी, क्लोरप्रोमाजीन में भी मस्करेनिक ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी तो मिलेगी। Butyrophenol and piperazine derivatives. Butyrophenol and piperazine derivatives are devoid of मतलब any autonomic instability. ठीक है, तो आंसर इज हेलोपेरिडोल। बेटा क्लोजapine में भी एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स है, और अब क्लोजapine जो है ना एटिपिकल वाली, तो उसमें भी है। ठीक है, तो butyrophenol and piperazine derivative are mostly first choice in case of अगर एनी बीपीएच है या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें जो साइन एंड सिम्टम्स अगर हमने अवॉइड करना है कि मस्करेनिक और अल्फा रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक नहीं करना। ठीक है, अच्छा सेकंड जनरेशन में बता चुकी हूँ, एटिपिकल वाली है जो वीकली ब्लॉक करेगी, हिट एंड रन इफेक्ट रखेगी डी2 रिसेप्टर में, बट पोटेंट इफेक्ट रखेगी सेरोटोनिन रिसेप्टर में। ठीक है, उसमें क्लोजapine जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग है जो वीक इफेक्ट रखेगी, ब्लॉकिंग इफेक्ट डी2 रिसेप्टर में, बट हैविंग पावरफुल ब्लॉकेज इफेक्ट्स ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स।
ठीक है। इसी वजह से अगर इस पे वीक D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज इफेक्ट्स है तो एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स फ्यू मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते। ठीक है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सिम्टम्स में यूज कर सकते हैं और मोस्टली हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स में। ठीक है, अच्छा, इसमें हायर इंसिडेंस ऑफ एग्नोसाइटोसिस मिल सकता है, मेजर लिमिटेशन है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको रेजिस्टेंट केसेस में इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम पेशेंट्स को बार बार उसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी वीकली। ठीक है, और वो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, साइकोटिक भी है, तो उसमें हम इंटरवेंशन ज्यादा नहीं कर सकते उन पेशेंट्स में। ठीक है, तो हायर चांसेस ऑफ एग्नोसाइटोसिस है, तो उनमें हमने वीकली उनमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, और ये वीकली D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इस वजह से हम सिर्फ नेगेटिव या रेजिस्टेंट केसेस में इसको रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये अल्फा 1 रिसेप्टर, हिस्टामिन और मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी आराम से ब्लॉक करवा देते हैं। इसी वजह से हम इसको BPH या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोजापिन जो है अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर, D2 में तो हिट एंड रन इफेक्ट सकेगा, सेरोटोनिन को पावरफुली ब्लॉक करवा देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मस्करानिक रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर और हमारे अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करा के ऑटोनॉमिक के जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, एडवर्स इफेक्ट्स, वो दे सकता है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास वेट गेन मिल सकता है, इंक्रीज रेट्स ऑफ सीजर्स मिल सकते हैं, फेटल एग्नोसाइटोसिस मिल सकते हैं, और एग्नोसाइटोसिस को हमने रिस्क को करने के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, राइस्पेरोडोन जो है, राइस्पेरोडोन के बारे में बताया था कि बेशक ये एटिपिकल है, बेशक ये एटिपिकल है, बट जो इस पे जो है एज कम्पेयर टू अदर एटिपिकल, जैसे क्लोजापिन जो है प्रोटोटाइप है, एज कम्पेयर टू क्लोजापिन जो है राइस्पेरोडोन है मोर पोटेंट इफेक्ट रखेगा D2 ब्लॉकेज की वजह से। तो ये जो है इसमें भी एक्स्ट्रा पैरामीटल सिम्टम्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारे पास अल्फा ब्लॉकेज एंड हिस्टामिन ब्लॉकेज वगैरह और हिस्टामिन ब्लॉकेज आराम से करवा सकता है। ठीक है, इसमें भी ओलेंजापिन भी जो है वो भी क्लोजापिन का ही रिजेंबल्स करती है, बस मोर पोटेंट है, ये भी मस्करेनिक और हिस्टामिन रिसेप्टर बोथ को ब्लॉक करवाती है और अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स करवा सकती है। बट इसका एक एडवांटेज है ओलेंजापिन का कि इसमें एग्नोसाइटोसिस के चांसेस जो है वो नहीं होने के बराबर है एज कम्पेयर टू क्लोजापिन के। ठीक है, तो हमारे पास सिम्टम्स, साइन ऑफ सिम्टम्स हमारे जो है वो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स मिल सकते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस मिल सकती है। ठीक है, मेटाबॉलिक कार्डियक एरिथमिया, सीजर्स की टेंडेंसी इंक्रीज मिल सकती है, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस मिल सकती है, और आपके वही एंटी मस्करेनिक और अल्फा ब्लॉकेज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा, choose the antipsychotic that have least extrapyramidal side effects. Clozapine, very good. अच्छा, following antipsychotic has weak dopamine receptor but additional serotonin blockage activity benefit both positive and negative symptoms of schizophrenia. तो इसमें भी क्या आंसर है, सेम है, बी। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के एक ही BCQs को हमने एक्चुअली डिफरेंट टाइप से हमने कर लिया। ठीक है, या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें पूछ लिया, या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नीचे पूछ लेंगे। ठीक है, ऊपर ही नीचे करना है हम लोगों ने भी, तो आपको जस्ट उसको चूज करना है करेक्ट आंसर, या तो ड्रग हम ऊपर देके उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नीचे पूछ लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट होगा तो BCQs का आपको सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मेजर लिमिटेशन in the use of clozapine for the treatment of schizophrenia is its very good, its potential to cause एग्नोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा, और कौन सी ड्रग जो है एग्नोसाइटोसिस नहीं करेगी जो क्लोजापिन की तरह की है, ओलेंजापिन। ठीक है, और जो एटिपिकल में जो ड्रग्स हैं जो करवाएगी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, वो कौन से हैं, राइस्पेरोडोन। ठीक है, चलो वेरी गुड। मुझे तो दो ही बच्चों के मेरे ख्याल से आंसर आ रहे होते हैं, तो मुश्तबा है, खोला है, और कुछ भी आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो जाता है, मैं मानती हूँ, फ्राइडे वाले दिन तो वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है।
ठीक है, कुछ पूछना है तो आप ये बीसी को इसमें डालती तो इस तरह से मे भी ना लेक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कुछ पूछना है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ भी पूछना है बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा।